सरकारें आती हैं, जाती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, योजनाएं बनती हैं और उन पे भाई पैसा भी खूब खर्च होता है। हाँ, बहुत पैसा। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा रहता है, ये जो इतना सरकारी खर्चा है, इसका हिसाब हिसाब कौन रखता है? कौन देखता है कि भाई जनता का पैसा ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं, नियमों के हिसाब से? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब देखिए हमारे संविधान में ही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कहते हैं हम शॉर्ट में। CAG। हाँ, सुना है। हाँ। तो इन्हीं की भूमिका, इनकी शक्तियां, इनकी स्वतंत्रता, ये सब संविधान के अनुच्छेद 148 यानी 148 में दिया गया है। पिछली बार हमने 147 पर बात की थी, आज 148 की बारी है। ठीक है, तो आज का अपना इरादा यही है कि जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर समझें कि ये CAG आखिर हैं क्या, कैसे चुने जाते हैं और इनकी आज़ादी मतलब स्वतंत्रता इतनी ज़रूरी क्यों है, भारतीय सिस्टम में इनकी जगह क्या है। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 148 के जो मुख्य प्रावधान है उनसे। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि भारत का एक CAG होगा, मतलब ये पद संविधान ने खुद बनाया है। अच्छा, तो ये कोई मामूली सरकारी पद नहीं हुआ, संवैधानिक पद है। और नियुक्ति कौन करता है इनकी नियुक्ति? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर वाले अधिपत्र से। पर असल में होता यह है कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही नियुक्ति होती है। अच्छा। लेकिन हाँ, नियुक्ति के बाद CAG की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं संविधान में। जैसे कि? उनका कार्यकाल और उनको हटाने का तरीका। मैंने सुना है ये काफी सुरक्षित पद होता है। बिल्कुल। देखिए, कार्यकाल होता है 6 साल का, या फिर जब तक वो 65 साल के ना हो जाएं, जो भी पहले हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनको पद से हटाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब लगभग नामुमकिन। अच्छा, कैसे? इनको हटाने की प्रक्रिया और आधार वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के होते हैं। ओह, यानी अगर उन पर कोई साबित कदाचार या अक्षमता का आरोप हो और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करें, तब जाकर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। विशेष बहुमत मतलब वो 2/3 वाला? हाँ, उपस्थित और वोट देने वालों का 2/3 बहुमत, और वो बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा भी होना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। वाह, ये तो वाकई बहुत मजबूत सुरक्षा है। मतलब सरकार अपनी मर्जी से अगर CAG की कोई रिपोर्ट पसंद ना भी आए तो भी उन्हें हटा नहीं सकती? नहीं हटा सकती, बिल्कुल। और यही नहीं, उनके वेतन और भत्तों को लेकर भी खास प्रावधान हैं। अच्छा, वो क्या है? उनका वेतन और सेवा की शर्तें संसद तय करती है, लेकिन एक बार नियुक्ति हो गई तो उनके कार्यकाल के दौरान उनमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। ठीक। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, और ये भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उस पर भारित होता है। भारित, इसका क्या मतलब हुआ? ये आम बजट की तरह वोटिंग के लिए क्यों नहीं आता? भारित व्यय या चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि इस खर्चे पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। हाँ, चर्चा हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं। अच्छा। ये इसलिए किया गया है ताकि CAG की वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहे। कोई सरकार बजट पास करने के नाम पर उन पर दबाव न बना सके। तो ये सारे इंतजाम मिलकर CAG को बनाते हैं सरकार का एक स्वतंत्र फाइनेंशियल वॉचडॉग। फाइनेंशियल वॉचडॉग यानी वित्तीय प्रहरी? हाँ, जिसका काम है बिना किसी डर या तरफदारी के सरकारी खजाने की रखवाली करना। ये स्वतंत्रता वाली बात सच में बहुत जरूरी लगती है। सोचिए, अगर ऑडिट करने वाला ही सरकार से डरने लगे तो फिर ऑडिट का मतलब ही क्या रहा? बिल्कुल, फिर तो खाना पूर्ति हो जाएगी। वही तो। देखिए ना, CAG का काम क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, उनके सारे खर्चे देखना, क्या पैसा नियमों के हिसाब से खर्च हुआ, कहीं बर्बादी तो नहीं हुई, कोई घोटाला तो नहीं हुआ। अब अगर CAG को ये डर लगा रहे कि सच बोला तो हटा दिए जाएंगे या सैलरी रोक दी जाएगी, तो क्या वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाएंगे? कभी नहीं। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने बड़ी दूर की सोची और उनकी स्वतंत्रता को इतना मजबूत बनाया। संविधान सभा में इस पर कोई खास बहस हुई थी? मतलब क्या हमारे नेता उस वक्त इस पद के महत्व को इतना समझते थे? हाँ, बिल्कुल। संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने CAG की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि CAG शायद भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। सबसे महत्वपूर्ण? वाह। हाँ,
उन्होंने कहा था कि ये वो व्यक्ति है जिसे ये देखना है कि संसद ने जिस काम के लिए पैसा दिया, पैसा उसी पर खर्च हो, उससे ज्यादा ना हो और किसी और काम पर ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएजी को अपना काम ठीक से करना है तो उसे कार्यपालिका यानी सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होना होगा, न कि संसद के प्रति जवाब दें। उनके शब्दों से साफ है कि वो मानते थे कि वित्तीय जवाबदेही लोकतंत्र की जान है। ये दिलचस्प है कि उन्होंने कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने पर इतना जोर दिया। क्या ये मॉडल हमने कहीं और से लिया था या ये बिल्कुल भारतीय था? नहीं, ये विचार ब्रिटेन की व्यवस्था से प्रेरित था। वहां भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे और ज्यादा मजबूत बनाया। कैसे? जैसे ब्रिटेन में भी ऑडिटर जनरल स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत में हटाने की प्रक्रिया को और कठिन कर दिया गया और वेतन को संचित निधि पर भारित करके वित्तीय स्वतंत्रता को और पक्का किया गया। मतलब संविधान बनाने वालों का लक्ष्य एकदम साफ था, एक ऐसी संस्था बनानी है जो बिना किसी दबाव के सरकार के पैसों पर नजर रख सके। तो ये तो हुई इसकी संवैधानिक और ऐतिहासिक बातें। आज के समय में सीएजी की भूमिका कैसी है? अभी कौन है सीएजी और हाल के सालों में इनके दफ्तर ने कैसा काम किया है? कुछ उदाहरण हैं? हाँ, अभी जो हमारे सीएजी हैं वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। उन्होंने अगस्त 2020 में पद संभाला था। अच्छा। ऑडिट करते हैं ये, और सिर्फ ये नहीं देखते कि पैसा खर्च हुआ या नहीं, मतलब फाइनेंशियल ऑडिट, वो कंप्लायंस ऑडिट भी करते हैं, यानी नियम कानून का पालन हुआ कि नहीं, और परफॉर्मेंस ऑडिट भी। परफॉर्मेंस ऑडिट इसका मतलब ये देखना कि कोई योजना या कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को पाने में कितना सफल रहा, कितना प्रभावी रहा, कितना किफायती रहा। अरे वाह! तो मतलब सीएजी सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा खर्च हो गया, बल्कि ये भी देखता है कि पैसा सही ढंग से, समझदारी से खर्च हुआ और उसका नतीजा क्या निकला। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कभी कभी थोड़ा विवाद भी होता है, जिसकी बात हम शायद आगे करें। ठीक है। लेकिन अगर कुछ उदाहरणों की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में सीएजी ने कई बड़े मामलों पर रिपोर्ट दी है, जिनसे देश में बड़ी बहसें छिड़ी। जैसे आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। हाँ, बिल्कुल। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला, राफेल विमान सौदा, जीएसटी कैसे लागू हुआ, रेलवे का कामकाज, यहाँ तक कि पीएम केयर्स फंड पर भी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है। इनमें से जो कोयला ब्लॉक वाला मामला था, जिसे कोलगेट भी कहा गया, वो तो बहुत चला था। क्या आप उसे एक उदाहरण की तरह समझा सकती हैं कि कैसे सीएजी की रिपोर्ट काम करती है और उसका असर क्या होता है? हाँ, जरूर। देखिए, 2012 में सीएजी ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर अपनी रिपोर्ट संसद में रखी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 से 2009 के बीच प्राइवेट कंपनियों को कोयले की खदानें बिना किसी नीलामी के, मतलब कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बिना, मनमाने ढंग से दे दी गई, और इससे सरकारी खजाने को करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ऐसा अनुमान लगाया गया। 1,86,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। और इस आंकड़े ने जाहिर है सबका ध्यान खींचा। तो रिपोर्ट आई, फिर क्या हुआ? क्या सरकार ने फौरन मान लिया कि हाँ भाई, गड़बड़ी हुई है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सरकार ने रिपोर्ट के नतीजों पर, नुकसान के आंकड़े पर सवाल उठाए, लेकिन बात यह है कि सीएजी रिपोर्ट एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट है, उसे आप एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही। वो रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति यानी पैक के पास जाती है, पैक उस पर विचार करती है, सरकार से जवाब मांगती है। मीडिया में जबरदस्त बहस छिड़ गई, विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। और फिर कोर्ट कचहरी भी हुई? हाँ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने इन आवंटनों की जांच के आदेश दिए, सीबीआई ने जांच शुरू की, कई बड़ी कंपनियां, कई बड़े नेता जांच के दायरे में आए, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 1993 से 2010 के बीच दिए गए 218 में से 214 कोल ब्लॉक के आवंटन रद्द कर दिए। कई लोगों पर केस चले, सजाएं भी हुई, कुछ मंत्री भी इसमें शामिल थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीएजी की रिपोर्ट सीधे किसी को सजा नहीं दिलाती, लेकिन वो एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सीएजी रिपोर्ट अपने आप में कोई एफआईआर नहीं है, कोई कोर्ट का फैसला नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, वो तथ्यों को, आंकड़ों को पब्लिक के सामने रखती है। इससे पारदर्शिता आती है। हाँ। और ये संसद को, मीडिया को, कोर्ट को, जांच एजेंसियों को, सबको कार्रवाई करने का एक आधार देती है। कोयला घोटाले में सीएजी रिपोर्ट ने न सिर्फ पुरानी गड़बड़ियों को सामने लाया, बल्कि भविष्य के लिए पॉलिसी बदलने का रास्ता भी खोला। अच्छा, कैसे?
उसके बाद कोयला ब्लॉक देने के लिए एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हिसाब किताब रखने से पारदर्शिता बढ़ी और फिर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिली। ये पूरा चक्र है। ये तो वाकई एक बहुत दमदार उदाहरण है। लेकिन जैसे आपने पहले इशारा किया था, क्या कभी सीएजी की भूमिका पर सवाल भी उठते हैं? मतलब क्या कभी ऐसा लगता है कि सीएजी अपने दायरे से बाहर जा रहा है? हाँ, ये बहस होती है, समय समय पर उठती है, खासतौर पर जब सीएजी परफॉर्मेंस ऑडिट करता है। अच्छा। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि भाई सीएजी का काम तो ये देखना है कि पैसा नियम से खर्च हुआ या नहीं, कोई वित्तीय गड़बड़ी तो नहीं हुई, सरकार की नीतियां कितनी असरदार हैं या कितनी बुद्धिमानी भरी हैं, इस पर टिप्पणी करना सीएजी का काम नहीं है। उनका तर्क क्या होता है? उनका तर्क ये होता है कि नीति बनाना और वो सफल हुई या असफल, इसका राजनीतिक मूल्यांकन करना, ये तो चुनी हुई सरकार और संसद का काम है, सीएजी का नहीं। वो मानते हैं कि ऐसे ऑडिट करके सीएजी पॉलिसी बनाने के काम में दखल दे रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो फिर सही संतुलन कहाँ पर है? क्या सीएजी को सिर्फ ये देखना चाहिए कि पैसा खर्च हुआ, या ये भी कि पैसा समझदारी से खर्च हुआ? और इस पर अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया रहा है? देखिए, ये एक बहुत बारीक लाइन है। सीएजी को जो कानून शक्ति देता है, सीएजी एक्ट 1971, उसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस यानी किफायत, दक्षता और प्रभावशीलता का ऑडिट करने की शक्ति भी दी गई है। अच्छा, कानून में ही है ये? हाँ, ज्यादातर मामलों में सीएजी कोशिश करता है कि वो नीति के मकसदों पर सवाल न उठाए, बल्कि ये देखें कि उन मकसदों को पाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो कितना किफ़ायती था, कितना प्रभावी था। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, कोर्ट ने कई बार सीएजी की भूमिका के महत्व को माना है। कोर्ट ने कहा है कि सीएजी एक संवैधानिक संस्था है और उसकी रिपोर्टों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, भले ही वो सीधे तौर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो। कोर्ट ने यह भी माना है कि सीएजी रिपोर्टें संसद की समितियों के विचार विमर्श के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मोटे तौर पे देखें तो न्यायपालिका ने सीएजी की विस्तृत ऑडिट शक्तियों का समर्थन ही किया है। लेकिन हाँ, संतुलन बनाए रखने की जरूरत तो हमेशा रहती ही है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें तो अनुच्छेद 148 सिर्फ एक पद के बारे में नहीं है, ये तो भारतीय लोकतंत्र में जो पूरी वित्तीय जवाबदेही की व्यवस्था है उसकी एक तरह से नींव है। एकदम सही। अनुच्छेद 148 के जरिए संविधान ने एक ऐसी संस्था बनाई है जो सरकार के वित्तीय कामकाज पर एक आजाद और निष्पक्ष नजर रख सके। हाँ। ये संस्था पक्का करती है कि सरकारें संसद से पास हुए पैसे को उसी काम के लिए और तय नियमों के हिसाब से ही खर्च करें। ये एक तरह का वित्तीय अनुशासन लाती है और कोशिश करती है कि टैक्स देने वालों के पैसे की बर्बादी या गलत इस्तेमाल ना हो। इस लिहाज से देखें तो ये सुशासन का एक बहुत जरूरी स्तंभ है। और सीएजी की रिपोर्टें भले ही उन पर तुरंत कोई एक्शन ना हो, लेकिन वो जानकारी का ऐसा खजाना तैयार करती हैं जिससे पारदर्शिता आती है और लंबे समय में सिस्टम को सुधारने में मदद मिलती है। हिसाब रखने से पारदर्शिता, पारदर्शिता से भ्रष्टाचार पर ब्रेक, ये चक्र वाकई महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि सीएजी का असर सिर्फ बड़े घोटालों को उजागर करने तक ही नहीं है। उनकी जो रूटीन ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, वो सरकारी विभागों को लगातार चौकन्ना रखती हैं, प्रक्रियाओं में सुधार लाती हैं और छोटे लेवल पर जो गड़बड़ियां होती हैं उनको भी रोकती हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही निकलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान करता है, और ये पद देश में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता पक्का करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये संस्था सरकारी खर्चों की प्रहरी है और लोकतंत्र को ठीक से चलाने के लिए आप कह सकते हैं अपरिहार्य है, मतलब इंडिस्पेंसेबल है। बिल्कुल। और अब जब हमने सीएजी की शक्तियों, स्वतंत्रता और उसके असर पे इतनी बात की है, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना भी ठीक रहेगा। हाँ, जरूर। हमने देखा कि सीएजी का काम है संभावित गड़बड़ियों को उजागर करना, लेकिन साथ ही ये बहस भी होती है कि कहीं वो अपनी शक्तियों से आगे तो नहीं बढ़ रहा। तो भविष्य को देखते हुए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां सरकार को भी काम करने की स्वतंत्रता चाहिए और दूसरी तरफ एक मजबूत स्वतंत्र वित्तीय निगरानी भी जरूरी है, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है और कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये एक सोचने वाला सवाल है।